बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य के डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चा में आप माननीय सदस्य भाग ले रहे थे। इसकी रिप्लाई जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि इसकी मंडे को होगी, लेकिन अगर माननीय सभासदों की सहमति हो तो शून्यकाल के लिए 7 बजे तक की हम समय बढ़ा देते हैं। ठीक। श्री कीर्ति आजाद जी। इनका ये विषय है सर, इसके अलावा हाँ, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं राष्ट्रहित में एक बार पुनः अपनी आवाज़ आपके सामने उठा रहा हूँ। स्वतंत्रता के बाद बहुउद्देशीय दामोदर घाटी नदी परियोजना जो पहली ऐसी अपने आप में थी, वह शुरू की गई थी और अभी भारत सरकार ने थर्मल पावर के माध्यम से 15,300 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। हमारा दामोदर वैली कॉरपोरेशन का एक यूनिट अभी 1000 मेगावाट तैयार कर रहा है। ऐसे ही 3 संयंत्र दामोदर वैली प्रोजेक्ट, रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट और कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन को चुना गया है। आपने विषय दुर्गापुर और हल्दिया स्थित HCL के बारे में दिया। आज जो आपका विषय वैलेट हुआ है वो दुर्गापुर और हल्दिया के स्थित नहीं, वो पिछली बार मैं कह चुका हूं साहब। वो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का हो चुका है। ये कल का था सर मेरा, जिसकी मैंने अनुमति ली थी। चलिए ठीक जी। तो 800 मेगावाट की यूनिट दामोदर वैली कॉरपोरेशन में खुलनी है। इनके साथ जो 2 अलग थर्मल पावर स्टेशन थे, रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन और कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, 60 रखिए, यह दोनों शुरू हो चुके हैं। मिनट सभी माननीय सदस्य, वह दोनों शुरू हो चुके हैं और अगस्त 28 में रघुनाथपुर और अगस्त 29 में कोडरमा थर्मल पावर शुरू होगा। आपको यह बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन माना गया है। यहाँ पर हालांकि यह PSU है और केंद्र सरकार का कार्य शुरू होना है, लेकिन किन कारणों से यह कार्य नहीं शुरू हो पाया, मैं सरकार से जानना चाहूंगा। मेरी मांग होगी कि अपना लक्ष्य 15,300 मेगावाट पूरा करने के लिए यहाँ पर जो आज से साल भर पहले कार्यक्रम शुरू किया गया था, वह तुरंत शुरू किया जाए, जिससे वहां पर रोजगार का अवसर हो सके और जो लक्ष्य 15,300 मेगावाट का तय किया गया है वो पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकर्षण अपने बालाघाट सिवनी मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग राजमार्ग 72 के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 90 किलोमीटर और चौड़ाई 5.50 मीटर है। महोदय जी, इस मार्ग पर यातायात की अधिकता के दबाव के कारण और संकीर्णता और खस्ताहाल रोड के कारण यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे न केवल बहुमूल्य जीवन की हानि होती है महोदय जी, एक्सीडेंट और मृत्यु के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। महोदय जी, बालाघाट सिवनी मार्ग केवल स्थानीय आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि इस मार्ग से हम जबलपुर और भोपाल जैसे महानगरों को यह जोड़ता है। माननीय सभापति जी, यह मार्ग 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो गया था, लेकिन बालाघाट सिवनी मार्ग का एक बड़ा हिस्सा जो मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में कान्हा नेशनल पार्क और पेंच जैसे नेशनल पार्क के जीवंत कॉरिडोर का हिस्सा है। वन बाधा की वजह से यह रोड का काम लंबित है। रोड के साथ कॉरिडोर को भी जीवित रखना बाघों के संरक्षण के लिए जरूरी होगा। इसलिए महोदय जी, इस मार्ग में NH 44 की तर्ज पर ओवरब्रिज बनाकर शीघ्र पूर्ण किया जाए। NH 44 खवासा से सिवनी मार्ग पर, जिसमें कि 29 साउंड प्रूफ ओवरब्रिज बनाकर मोदी सरकार ने वन्य प्राणियों के संरक्षण की जो मिसाल पेश की है, वह पूरे विश्व में अद्भुत है। माननीय सभापति जी, संयोग है कि यह जो 29 ओवरब्रिज हैं, ये मेरी ही लोकसभा में आते हैं, जिसकी लंबाई 500 मीटर से 0.15 किलोमीटर है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करती हूं कि यह मार्ग पर शीघ्र कार्य किया जाए। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी।
अपने लोकसभा क्षेत्र का एक संवेदनशील मुद्दा सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज के दिन 2 अगस्त 1998 को मेरे लोकसभा क्षेत्र के जिला चंबा, जो एक सीमांत जिला है, उसमें आतंकवादी हमला हुआ था। उस हमले में 46 निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई थी और कुछ को आतंकवादी अपने साथ ले गए थे। उस घटना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की सहायता के लिए एसपीओज की तैनाती की थी और 520 एसपीओज मेरे लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे और केंद्र सरकार ने 1500 रुपया जम्मू कश्मीर की तर्ज पर उनको देना शुरू किया था। 2006-7 में 3000 रुपया किया गया और आज की स्थिति में, आज की डेट में उन्हें केवल 6000 रुपया मिलता है। 520 परिवारों का प्रश्न है, जबकि उनके समकक्ष जम्मू के एसपीओज को आज 18000 रुपया मिल रहा है और उनके समकक्ष जो हमारे हरियाणा के एसपीओज हैं, जो सेम जॉब कर रहे हैं, उनको 20,000 रुपया मिल रहा है। मेरे क्षेत्र के इन एसपीओज के साथ अन्याय क्यों महोदय? मैं आपके सदन के, आपके माध्यम से महान सदन को और आदरणीय गृह मंत्री जी को प्रार्थना करना चाहता हूं। ये संवेदनशीलता का विषय है, ये मानवता का विषय है और मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं बात आ गई समाप्त, कि इस बात को आगे तक लेकर जाएं और इनका मानदेय बढ़ाने का प्रयत्न करें। महोदय, मैंने उनके घरों में जाकर देखा है, उनके घरों में जाके देखा। महोदय, कृपया इस बात को सदन के सामने और माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शहडोल के अंतर्गत साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के सोहागपुर क्षेत्र, जमुना कोतमा क्षेत्र, हसदेव क्षेत्र, जोहिला क्षेत्र में कोयला खदानें संचालित हैं। इन सभी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के बदले भू आश्रित परिवारों को मुआवजा और रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि उक्त सभी क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से भू आश्रितों को मुआवजा और रोजगार के कई मामले आज दिनांक तक लंबित हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें भू आश्रित परिवारों को मुआवजा मिले 5-6 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु आज दिनांक तक रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे कई मामले भी हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण तो कर लिया गया है, पर मुआवजे की सूचना भी भू आश्रित परिवारों को दे दिया गया है, किंतु मुआवजे की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये आग्रह करती हूँ कि भूमि अधिग्रहण के बदले भू आश्रितों को मुआवजा और रोजगार दिए जाने की प्रक्रिया में गति लाया जाए और पात्र भू आश्रित परिवारों को मुआवजे की राशि और रोजगार बिना किसी विलंब के जल्द से जल्द दिलाया जाए। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरेंद्र सिंह मलिक, 2 मिनट। माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान केंद्रीय गन्ने क्रय अधिनियम के अनुसार किसानों का गन्ना बकाया भुगतान न होने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, गन्ना किसान केंद्रीय गन्ना क्रय अधिनियम के तहत गन्ना समितियों के माध्यम से चीनी मिलों को अपना गन्ना आपूर्ति करता है और अपेक्षा करता है कि केंद्र सरकार उनके गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर कराने का काम करेगी। परंतु आज पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, जिसमें से लगभग 600 करोड़ रुपया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बजाज शुगर मिल किनौनी, बजाज शुगर मिल भसाना, बजाज शुगर मिल थाना भवन, शुगर मिल श्यामली और शुगर मिल मलकपुर पर है। किसान बर्बाद और तबाह हो रहा है। आज किसान अब ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है, ना अपनी बेटों की शादी कर पा रहा है, लगातार धरने पर बैठा हुआ है। मेरी आपसे मांग है कि श्यामली, मलकपुर, बुढ़ाना जैसी चीनी मिल जिन्होंने अब तक जिनके ऊपर 150 करोड़ से ज़्यादा, श्यामली पर 300 करोड़,
बुढ़ाना पे 150 करोड़ और मलकपुर पे 300 करोड़ आपकी रुपए बात आ बकाया गई। है। धन्यवाद। इनसे गन्ना भुगतान कराने का श्री कष्ट धर्मवीर सिंह जी। करें और किसान जो बीमार है श्री धर्मवीर उनके सिंह। इलाज की चिकित्सा सुविधा भी कराओ। मान्यवर 50% का कैंसर हो गया, जब सब मर जाएंगे तब सरकार आँख खोलेगी, बारक होगा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी आपको धन्यवाद अवसर मिलेगा। सभापति जी। मेरा क्षेत्र एनसीआर में पड़ता है, भिवानी महेंद्रगढ़। रेल तो सारी निकलती है इधर से ही, लेकिन बहुत दिक्कत है, पैसा बहुत है रेलवे के पास बजट के हिसाब से, लेकिन कुछ मुसीबतें हैं। जैसे मिर्ज़ापुर बासोद 1960 से हमारा ठहराव था, लेकिन अब ब्रॉडगेज बनने के बाद 2 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता है, वहाँ पर ठहराव किया जाए। 5 गांव की पंचायत है, नावा, डिगरोता, बारडा वगैरह, वहाँ पर 149 के ऊपर 5-6 किलोमीटर आम रास्ता है, वहाँ एक अंडरपास बनाया जाए या आरओबी बनाया जाए। इसी प्रकार से अटेली स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 के ऊपर एफओबी है, लेकिन बूढ़े आदमी चढ़ नहीं सकते, वहाँ पर नीचे आरवी भी बनाया जाए। महेंद्रगढ़ के गांव सिसोट से कुरावटा के बीच में रेलवे लाइन पर अंडरपास बनाने की बहुत पुरानी मांग है, वो अंडरपास बनाया जाए। इसी प्रकार से जवाहर नगर और कई गांव पड़ते हैं जिसका पोल नंबर 160/9 950 से 161 जीरो रेलवे स्टेशन पर अंडरपास बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट पैसा देने के लिए तैयार है, सिर्फ रेलवे विभाग मंजूरी दे दे। आपकी बात आ गई। इसी प्रकार से फरटिया, भीमा, आजमपुर, ये धनबीर कुछ एक जी, ऐसी चीजें हैं। आपकी बात आ साथ में कुछ एक्सप्रेस ट्रेन हैं जिनका रुकना जरूरी है। एक तो सतनाड़ी के ऊपर 22 शून्य प्रहर में एक विषय रहता है। 19,701 और महेंद्रगढ़ एक स्टेशन शून्य पर प्रहर के प्रस्ताव में 13,323 एक और विषय। 24 और इसी प्रकार से आपकी बात आ गई। अटेली पर 12,065 और 66, कनीना के पास 22,421 और डहीना के ऊपर 19,701 और 14,713। भिवानी से एक हावड़ा सीधी ट्रेन चलाई जाए। मुझे सुना है कि वो रेड एक ट्रेन यहाँ दिल्ली से जो चलेगी वो रोहतक होके महम होके वो हिसार ले जाना अब आप चाहते हैं। समाप्त करें, एक आप ट्रेन समाप्त करें। सीधी हमारे वहाँ भिवानी जरूर चले। श्री अभय इसी कुमार सिन्हा प्रकार जी। से एक हरिद्वार की गाड़ी 14,717-18 जो गाड़ी चल रही थी उसको साप्ताहिक कुमार की सिन्हा। बजाय धन्यवाद डेली की सभापति जाए। महोदय। भिवानी से अयोध्या के लिए भी एक गाड़ी चलाई जाए। सभापति भिवानी महोदय, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कोई के विषय नाम बचा पर नहीं। कई को योजना चला रहे हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही बड़ा सपना था महोदय, देश की समस्त नदियों को आपस में जोड़ा जाए, जिससे देश में उत्पन्न हुए जल संकट एवं बाढ़ की समस्याओं से निजात पाया जा सके। महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री व सरकार से मांग है कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही नाम से कोई विशेष परियोजना बनाकर शीघ्र बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू किया जाए व बिहार में अधूरी पड़ी योजनाओं की समीक्षा कर पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। महोदय, धन्यवाद। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि बिहार में मुख्य जल योजना उत्तर कोयल जल परियोजना, मंडल डैम, हडियाही डैम, हाई लेवल सोन केनाल जो कि गाद से भरा हुआ है, ये सभी आधी अधूरी अवस्था में पड़ी हुई है। महोदय, योजना ये हमारी मांग है कि जनहित में इन तमाम योजनाओं को पूर्ण कराया जाए। महोदय, उत्तर कोयल नहर जो तकरीबन 2350 करोड़ रुपए की लागत से उसका जीर्णोद्वार का काम चल रहा है, उसमें महोदय 0 से 109 किलोमीटर तक नहर के समानांतर एक साइड के ऊपरी भाग पर अगर पक्की पथ का निर्माण करा दिया जाएगा तो आने वाले समय में उसे मजबूती भी साथ में मिलेगी और वर्षाकालीन दिनों में बांध के रख रखाव एवं मरम्मत के कार्य में विभाग को आसानी होगा। और महोदय, मेरी आग्रह होगी कि ये जो काम चल रही है इसकी गुणवत्ता की भी जांच कमेटी बना करके करा ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। To my very odd and my constancy. Sir, thank you, sir.
to give me this opportunity to speak on my constituency, which is, there is a project, Polavaram project is in my constituency, sir, which is very close to our hearts of Andhra Pradesh. Sir, I thank Prime Minister ji, Finance Minister ji and Jal Shakti Minister on recognizing Polavaram project, the importance for our nation food security. Sir, this project was started to build in 1940, sir, and the project was planned to construct in 1980, sir. The project was almost completed 72% in 2014 to 2019, sir. After that, there was a floods which was in 2020. After that, this project didn't go further, sir. Now this project is being, we should construct this project, sir. This is a dream project of our Andhra Pradesh, where this project will give, providing benefits of 6 different states, providing 960 megawatts hydrogen power plant, and irrigation close to 10,70,000 acres, supplying drinking water to 28 lakh people across 540 villages, ensuring 23 TMC of water for industrial and domestic use in Visakhapatnam, sir. With in center NDA and in the state TDP government, we should be able to finish this project as soon as possible, sir. Sir, people of Andhra are waiting that this project will be finishing from last 40 years, sir. This project, I ask, जल शक्ति मिनिस्टर को भी हम इन्वाइट करना चाहते हैं सर, ये प्रोजेक्ट आने के लिए, एक बार विजिट करने के लिए, उधर थोड़ा ये प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए जल्दी इरिगेशन जल शक्ति मिनिस्टर को भी आने के लिए हम बोल रहे हैं सर, हम रिक्वेस्ट कर रही है सर. Another sir, one last 2 points, sir. Releasing all necessary funds for the completion of Polavaram project, sir, and expediting all necessary approvals regarding of infrastructures and R&R package, sir, which is, these two are very important to finish this project, sir. Kindly conclude. Sir, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంతో ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ సార్. ఆల్రెడీ మా రాష్ట్రంలో అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవుతుందని. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలని మీ తరపున అడుగుతున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. श्री प्रदुत बोरदोलाई जी, श्री प्रदुत बोरदोलाई जी, श्री दरोगा प्रसाद सरोज जी, श्री सनातन दरोगा प्रसाद सरोज जी, श्री सनातन पांडे जी, श्रद्धेय सभापति महोदय जी, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जल जीवन मिशन जैसी बहुचर्चित बहुगामी योजना पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है. आदरणीय सभापति महोदय जी, पूरे प्रदेश और देश को इस योजना से एक उम्मीद बंधी थी कि हमको स्वच्छ जल मिलेगा. 2019 से 2024 इसको 5 साल में पूरा होना था, लेकिन आज ज़मीन पर या कहीं 20% भी इनका काम दिखाई नहीं दे रहा है. मुझे अपनी शंका है, जो आपसे मांग करता हूं कि यह काम उन कंपनियों को दिया गया है जो कंपनी, मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग की रिपोर्ट है कि चुनाव बांड के रूप में 966 करोड़ रुपया मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने. आप जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं. वही सर है. हर ये कहाँ हुआ सर? जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन. हाँ, तो जल जीवन मिशन में जल जीवन मिशन आपके क्षेत्र में या कहीं पे जी कि उसी हर घर को जल नल जी से उसी को मैं तारीफ किया हूँ आपकी योजना का. नहीं ठीक, हमारी नहीं, सरकार की योजना का सरकार मैं तारीफ किया हूँ. लेकिन जो शंका है, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमारे जनपद की स्थिति है कि हर जगह हर सड़कों को, हर गलियों को खोद करके छोड़ दिया गया है. उसका कोई माँ बाप नहीं है. रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं. जो मुझे डर है, जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ, यह काम उन्हीं कंपनियों, सरकार का क्लॉज है कि काम खत्म होने के बाद जिस तरह की सड़क थी उसको इंटरलॉकिंग हो या वो उसको बना के देंगे. जी सर, सर सर एकदम क्लियर भारत सरकार की तरफ से. बिल्कुल बिल्कुल, बट इंस्ट्रक्शन है भारत सरकार. हम आपके विचार सहमत हैं. सरकार, मुझे डर कहाँ पर है, यह काम उन्हीं कंपनियों को दिया गया है जो कंपनियां
मैं नहीं कह रहा हूँ, देश का चुनाव कह रहा है कि 966 करोड़ रुपया जो इलेक्टोरल बॉन्ड कंपनियां टेंडर से लेती हैं। आप दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड, उनसे 966 करोड़ लिया गया है। इसलिए मुझे डर है कि कहीं जो हमारे आपकी परियोजनाएं देश में चल रही हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, ये भी परियोजनाएं जो भ्रष्टाचार की भेंट पड़ेगी, ये जीवन का सवाल है, हमारे आपके जीवन का सवाल है। तब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद श्री जनार्दन सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री सुरेश कुमार जी कश्यप। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण, बादल फटने की घटना के कारण शिमला, मंडी और कुल्लू में भारी तबाही हुई है और 50 से ज़्यादा लोग लापता हो गए, जिसमें रामपुर के समेज गांव में ही 36 लोग लापता हुए हैं। माननीय सभापति जी केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्वयं स्थिति का जायजा ले रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जिन्होंने एनडीआरएफ को लगाया है, आईटीबीपी को लगाया है, होमगार्ड्स लगे हैं और पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश को सहायता की है। पिछली बार भी जब नुकसान हुआ था तो केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक राहत की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह रहेगा कि हिमाचल को भरपूर सहायता करें। बाकी सर, मेरा आज का जो विषय है, ना 2 विषय नहीं, अब फिर हमने तो एक तो मेंशन नहीं किया, आपने एक बाढ़ का हुआ तो उसके साथ नशे की लत नहीं होगी, एक विषय हो गया। मेरा धन्यवाद। इसी विषय पर माननीय सभापति जी मेरा आग्रह रहेगा कि भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है और मेरा जो वहाँ की जनता, आपने कहा ना कि सहायता दिया जाए, ठीक बात आ गई आपकी, बात आ गई आपकी। मैं ये आग्रह भी करना चाहूँगा क्योंकि अभी पहली बरसात है और पहली बरसात में इतना नुकसान हुआ है आने, और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में पिछले साल भी 509 लोगों की मौत हुई थी और इस बार भी क्योंकि पहली भारी बरसात हुई जिसके कारण भारी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार का मैं आभारी हूँ और मेरा ये आग्रह रहेगा कि प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करे, प्रदेश की सरकार मुस्तैदी के साथ काम करे और केंद्र सरकार भी धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे में एकमात्र रेलखंड मक्सी रूठियाई गुना ग्वालियर रेल मार्ग को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी द्वारा विद्युतीकरण कर ऐतिहासिक सौगात दी है। लेकिन इसी क्रम में हमारा मक्सी रूठियाई गुना ग्वालियर रेलखंड का दोहरीकरण का सर्वे, इसकी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होकर के स्वीकृति के लिए लंबित है, जिसकी स्वीकृति होने से राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सारंगपुर, ब्यावरा, पचोर, कुमरा, राघोगढ़, चांचौड़ा आदि क्षेत्र के लाखों व्यापारी वर्ग को, आम जनता को दिल्ली से मुंबई तक जाने की सीधी, सस्ती और कम दूरी की सेवा का लाभ मिलेगा एवं रेलवे को माल ढुलाई के लिए फास्ट ट्रैक मिलेगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मक्सी रूठियाई गुना ग्वालियर रेलखंड को के दोहरीकरण की स्वीकृति प्रदान कर हमारे क्षेत्र के विकास को अनुमोदित करें। धन्यवाद। श्री कालीचरण सिंह जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं पहली बार इस सदन में सदस्य चुनकर आया और मैं ऐसे लोकसभा क्षेत्र से आया हूं जो देश की आज़ादी के बाद पहली बार उस लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला कोई व्यक्ति सांसद बना है। इसलिए मैं वहां की जनता को बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ आपने मुझे समय पहली बार दिया, इसलिए मैं आपको भी विनम्रता से आभार व्यक्त करता हूं। देश की आज़ादी के 7 दशक हो गए, चतरा जिला मुख्यालय रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया। 75 वर्षों से रेल सेवा में जनता बार बार आंदोलन करती रही, मांग करती रही, पर भी नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि गया से चतरा होते हुए चंदवा रेल नेटवर्क जोड़ने की आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें। इस नेटवर्क जोड़ होने से कोयले की ढुलाई में, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र में कोयले का बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो दूरी तय करके जो देश के कई जगहों पर पावर प्लांट में ले जाते हैं, दूरी भी कम हो जाए। और दूसरा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कोरोना काल में एक लातेहार जिला है जहां लोकसभा क्षेत्र में कोरोना काल में ट्रेनें रुकती थी, कोरोना काल के बाद बंद हो गया है। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि उन क्षेत्रों में जहां से ट्रेन गुजरती हैं, चंदवा, लातेहार, छिपादोहार और किचकी में
ट्रेन रोकने का समय देने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दुलू महतो जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं भी पहली बार चुन के आया अध्यक्ष सभापति महोदय। आदरणीय सभापति महोदय, विशेष झारखंड कोयलांचल झारखंड प्रदेश के विस्थापित का ज्वलंत मुद्दा है अध्यक्ष सभापति महोदय। कोयला कंपनियों द्वारा परियोजना विस्तार के क्रम में स्थानीय रैयतों की जमीन अधिग्रहण किया गया अध्यक्ष महोदय सभापति महोदय। अधिग्रहण के उपरांत न नियोजन मिला न मुआवजा मिला न पुनर्वास मिला। मामले के निपटारा के कंपनियों की काफ़ी लंबा समय लगती है। आज BCCL, ECL, CCL, WCL, BSL, DBC के हजारों ऐसे विस्थापित मामले हैं जो देश के दशकों से लंबित पड़े हैं। देश में विशेषकर कोयलांचल में विस्थापितों की मामला में लंबी कोयलांचल कंपनियों की भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनियों की कार्यशैली से रैयत अपनी ज़मीन को देने से मना कर रहे हैं, जिनमें कई मेगावाट प्रोजेक्ट लंबित है और इन मेगा प्रोजेक्ट में विस्तार करने से होने से कोयलांचल उत्पादन में ठप पड़ा हुआ है। मामला का समय से निपटारा नहीं करने से कंपनियों का दोबारा रैयत भू स्वामी की जमीन की क्षतिग्रहण कर दिया जाता है। जमीन मालिकों का द्वारा जमीन का मुआवजा नियोजन मुआवजा नहीं भटकना पड़ता है। रैयतों अपनी मुआवजा नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन के राह पर अपनाते हैं तो उन पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जाती है और झूठा मुकदमा की जाती है। सभापति महोदय, आपका डिमांड क्या है? आपकी मांग क्या है? मांग यही है सभापति महोदय कि जो वहाँ उस क्षेत्र में झारखंड प्रदेश में चाहे BCCL हो, CCCL हो, WCL हो या BSL हो या DBC हो, हजार एकड़ जमीन को ले लिया गया है सभापति महोदय, और उनको न मुआवजा दिया जा रहा है न उनको नौकरी दिया जा रहा है। दूसरी बात है BSL जो अधिग्रहण 31,000 एकड़ जमीन लिया गया है BSL के द्वारा, जो 10 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए लिया गया था अध्यक्ष महोदय, मगर ना 10 मेगावाट का प्लांट लगाया गया, न जमीन उसको वापस किया गया, ना उसको मुआवजा दिया जा रहा है। आपकी बात 19 गांव ऐसे है अध्यक्ष महोदय, बात आ गई सभापति महोदय 1 मिनट, 19 गांव ऐसे है जो जमीन अपना देकर न वो पंचायत में है ना उस गांव में विकास हो रहा है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे सरकार से कि ऐसे ज्वलंत मुद्दा को गहनता पूर्वक लेते हुए इसका निदान किया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि वहां के लोग को राहत मिल सके और वहां के लोगों को मुआवजा मिल सके। श्री रामप्रीत मंडल जी। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र झंझारपुर है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के नहीं रहने से यहाँ के बच्चों को दरभंगा जिले में पठन पाठन के लिए जाना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है महोदय। मधुबनी जिले में भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। यहाँ पर SSB का कैंप मुख्यालय भी है, कस्टम कार्यालय भी है, SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक भी है महोदय। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई अन्य कार्यालय भी हैं। इस क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के नहीं रहने से महोदय इन सब कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय की सुविधा प्राप्त करने के लिए दरभंगा जाना पड़ता है। महोदय, आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की दिशा में तत्काल पहल करें। यह आपका मैं आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं चंदौली लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। मेरा लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर स्थित है। कमजोर BSN के नेटवर्क के कारण उसकी निगरानी बॉर्डर की नहीं हो पाती है, जहां से मादक पदार्थों की तस्करी, गो तस्करी, नक्सल प्रभाव से लोगों की दिक्कतें, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो देश के हित में नहीं है, जो स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से होती है। मैं सरकार से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि कमज़ोर BSNL के नेटवर्क को ठीक करने के लिए जो बीच में करमनासा नदी बहती है दोनों बिहार और उत्तर प्रदेश को बांटने के लिए,
उसके किनारे किनारे बीएसएन के टावर को लगाएंगे, क्योंकि हमारा आधा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और आधा क्षेत्र जो है नदी के किनारे से में पड़ता है और वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ हमेशा लगी रहती हैं और अधिकारीगण उसे रोकने में नाकामयाब रहते हैं। तो मैं यही आपसे मांग करता हूं कि वहां बीएसएनएल का नेटवर्क ठीक करने के लिए टावर लगाए जाएं और उसका संरक्षण कराया जाए और भ्रष्टाचार के रोकने के लिए आप कोई व्यवस्था वहां पे कराया जाए ताकि राजस्व की हानि से बचा जा सके। श्रीमती मंजू शर्मा जी। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान विरासत भी विकास भी संकल्प के तहत पुरानी बावड़ियों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे देश में अनेक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पुरानी बावड़ियाँ हैं और आज जो हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं वो उस ज़माने में बावड़ियों के द्वारा इकट्ठा पानी किया जाता था। मैं राजस्थान प्रदेश से आती हूँ जहाँ पानी की समस्या हमेशा रहती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से ये आग्रह है कि हमारी जो पुरानी बावड़ियाँ हैं जो राजा महाराजाओं के ज़माने की बनाई हुई हैं वो आज भी संरक्षित हैं, उनको संरक्षित करने के लिए जनता को पानी उससे मिले, उसके लिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि उनके जीर्णोद्धार और संरक्षण हेतु पैकेज दिया जाए ताकि जनता को समय पर पानी मिल सके और हमारी विरासत और विकास का जो संकल्प लिया है वो भी काम में आ सके और उसको हम आगे बढ़ा सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, झारखंड की स्थिति जो है वो बहुत ही बुरी है और मैं जो लगातार कह रहा हूं कि संविधान खतरे में है, सचमुच संविधान खतरे में। सर्व शिक्षा अभियान में आपके हिसाब से नहीं होगा सभापति महोदय, सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार पैसा देती है और प्राइमरी स्कूल से लेके उच्च विद्यालय तक वो पैसा जाता है, चाहे टीचर हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे मिड डे मील स्कीम हो। लेकिन हमारे यहाँ एक यूनिक चीज़ें चल रही है और वो झारखंड हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है कि प्राइमरी स्कूल से उच्च विद्यालय के नाम के पीछे जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं झारखंड में और खासकर हमारे संथालपुरा में, उसके पीछे उन्होंने उर्दू लगा दिया है बिना किसी भारत सरकार के नोटिफिकेशन के और झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन के। यहाँ तक कि ऐसा हो गया है और ये सबों को समझने वाला बात है और मीना साहब डीजीपी हैं तो रहे हैं तो बताएं कि सभी जगह छुट्टी पूरे भारत में रविवार को, यही है, रविवार को पूरे देश में छुट्टी होती है, लेकिन उन स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार को। अब यदि छुट्टी शुक्रवार को हो रही है, स्कूल के पीछे यदि उर्दू जबरदस्ती लगा दिया गया है, ना भारत सरकार का नोटिफिकेशन, ना झारखंड सरकार का नोटिफिकेशन, ना कोर्ट का नोटिफिकेशन, ना डीसी का आदेश, ना वहां के शिक्षा अधीक्षक का आदेश, तो ये इसमें संविधान खतरे में नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इतने बड़े संवैधानिक संकट के लिए 355 के तहत उनको नोटिस दीजिए। संबंधित जिले के जो जिलाधिकारी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर डीओपीटी से कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट करिए और जो ये उर्दू लिखा हुआ है और जो शुक्रवार को छुट्टी होती है उसको अविलंब रद्द करिए। यही आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से आग्रह है और संविधान को बचाइए। श्री सुरेश कुमार सेठकर जी। श्री सुरेश कुमार सेठकर। Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today. As the House is aware, the prestigious flagship scheme Manrega has started 18 years back under the able and dynamic leadership of Dr. Manmohan Singh ji and during the regime of UPA chairperson and our beloved leader Srimati Sonia Gandhi ji.
During the year 24-25, the total number of active workers working under Manrega are 59.3 lakhs in Telangana state and 13.11 crore in the country. Working under Rozgar Sevak, the field assistants, who are the backbone of the scheme, and they are getting meager salary of around 10,000 only. There is need to increase it to around 35,000 only because of them, their families, and with their sacrifices. The scheme has become very much successful, but their financial conditions are still not improved. The total of 7,612 field assistants are working in Telangana. There is need to adopt a uniform policy to fix the workers for all the states, because of Telangana has less numbers of workers in the scheme. The center should bear the expenditure of 100% for the scheme, as states have less budget. Therefore, I request the Honorable Minister for Rural Development, through the chair, to kindly consider the increase the manpower, to increase the employment opportunities under Manrega and make their services regularized by treating them as a full-time employees, as permanent workers, to provide regular and more livelihood to make it a success. Thank you, sir. Thank you. बैलेट के 20 सूची के सभी सदस्यों को अवसर मिल गया है और एक मिनट अगर आप लें तो जिनके बैलेट में नहीं उनके भी नाम लिए जाएंगे और कोशिश ये है कि जिनके बैलेट अभी तक नहीं आए। श्रेयस पटेल जी। Thank you, sir, thank you so much, sir, for giving me the opportunity in the 0 hour. I rise today to draw your attention to pressing concern affecting my constituency, sir. The recent heavy rains wreaked havoc on National Highway 75, sir. Mudslides and landslide, notably in Sakleshpur Taluk in Hassan district, part of my constituency, experienced severe rainfall leading to landslides in Shiradi Ghat. Vehicles were trapped, endangering the precious life, sir. However, the crisis extends beyond the natural calamities. National Highway 75 substandard construction has a long plagued our region, sir. This is not the first NH 75 is facing the public wrath. People here often blame the unscientific hill cutting for widening works as the reason for frequent landslide for every monsoon since 2018, sir. Astonishingly, the 45 kilometers Hassan-Marnali stretch initiated in 2017 remains incomplete. Adding to the potholes was one of the biggest nightmare for the road users, that for every monsoon, pothole emerges as the byproduct of the substandard works by the executor. Imagine, sir, a vital national highway route connecting Bangalore to Mangalore. Languishingly in substandard condition, landslide causes a reroute of traffic, stranding countless vehicles, disrupting mobility, logistics, trade, livelihood, and at the most, the human life is in danger, sir. Concluding, sir, I implore the Ministry of Road Transport and Highways, sir, to act swiftly, implement scientifically sound of hill cutting measures, prevent landslide, and ensure durable bitumen layers, sir. Thank you so much, sir. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़। सबसे पहले आज मुझे मौका मिला है बोलने के लिए, तो मैं राजसमंद की जो मेरा राजसमंद परिवार है मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सिर्फ जिताया नहीं है बल्कि राजस्थान की सबसे बड़ी जीत देकर यहाँ पे भेजा है। तो मैंने जैसे उनको बोला था कि मैं उनकी आवाज़ केंद्र में बनूँगी, तो मैं उनको आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि जो भी उनका काम होगा मैं पूरी तरह मन लगा के करूँगी। मैं उस प्रदेश की हूँ जिसको भक्ति, शक्ति और वीरता के नाम से जाना जाता है। मैं उस देश की हूँ जहाँ पर जिसको मीराबाई, रानी पद्मिनी, रानी हाडी और पन्नाधाई से जाना पहचाना जाता है। और ये मेरा गर्व है, मैं उस वंश की बहू हूँ जिसको पूरी दुनिया महाराणा प्रताप के नाम से जानती है। हमारे पुरखों ने कभी भी, चाहे जाति हो, चाहे वर्ग हो, चाहे धर्म हो, उसके हिसाब से नहीं बांटा है। सबको एक साथ लेकर चले हैं और इस वीर भूमि के लिए सबने एक बराबर बलिदान दिया है। आज जब ये मेरा पहली बार मैं
चुनकर आई हूँ, पर जिस दिन से मैं आई हूँ ये सुनकर बहुत ही खराब लगता है कि बार बार जाति, वर्ग, धर्म के बारे में भेदभाव हो रहा है। हमारा जो इतिहास है वो 14 वर्ष पुराना इतिहास है और 3600 कौम ने मिलकर हर तरह की लड़ाई लड़ी है। 14 वर्षों के लिए लड़ाई लड़ी है, 1400 वर्षों के लिए। बहुत अच्छा मीना जी, 1400 वर्षों के लिए से ये लड़ाई लड़ी है। इतना आप खुद समझ लीजिए ना। चलिए आप 1400 बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। चलिए 1400 वर्षों से ये लड़ाई लड़ी है और जितने भी 36 कौम है उसको एक माले की तरह पिरो के हम लोग आके लेके गए हैं। पर आज जब यहाँ भेदभाव की बात होती है तो बहुत ही खराब लगता है। डिमांड लाइए, आपने इतिहास बता दिया, अब डिमांड लाइए। डिमांड ये है कि जैसे चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, हम ये देख रहे हैं कि हर जगह धार्मिक स्थल हैं उनको हमको धार्मिक स्थल की तरह ही रखना चाहिए। वहाँ पर मनोरंजन की व्यवसाय नहीं करना चाहिए। जैसा मेरे क्षेत्र में नाथद्वारा है, श्रीनाथ जी हैं, तो हम वो उसका एक इतिहास है, उसका एक संस्कार है, उसका एक धर्म है। हमको उसको उसके लिए पूजना चाहिए, चाहे बनारस हो, चाहे काशी हो, अरे काशी नहीं, बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बद्रीनाथ हो। हमको जिसके लिए हम जाते हैं उसको पूछना चाहिए। दूसरा, मनोरंजन नहीं करना चाहिए। वहाँ पर सब सुविधा आप उपलब्ध करिए, पर नाथद्वारा में मंदिर तो है और साथ साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा अलग तरह का शिव जी का मंदिर, ऊंचा मूर्ति बनाई है जिसमें लिफ्ट से जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, अलग तरह की चीज़ें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है केंद्र और स्टेट से कि आप लोग धर्म स्थल को जो जैसा है उसी तरह रखिए, को जो सबकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिश्चंद्र मीणा जी, आपको भी तो धन्यवाद कि समय मिला आपको। सर, मुझे आपने मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोंक सवाई माधोपुर के मुद्दों पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। महोदय, मेरा विषय है पेयजल एवं सिंचाई के पानी की। सर, जो पेयजल के लिए केंद्र सरकार की योजना है, घर घर नल योजना अच्छी सुनने में अच्छी लगती है, पर सर इसका जो क्रियान्वयन है बिल्कुल ही निराशाजनक है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसकी यहाँ से मॉनिटरिंग कराए कि जनता को इसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। नल आपने पाइपलाइन सब जगह डाल दिए हैं, पानी कहीं नहीं पहुंच रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं मेरे निर्वाचन से, सर एक मेरी ERCP सिंचाई की जो पानी की योजना है, पूर्वी राजस्थान नहर योजना, जिसको अंग्रेजी में ERCP बोलते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी वहाँ चुनाव में भी गए थे, जगह जगह घोषणा करी, पर दुख हुआ जब बजट में उसके लिए एक शब्द नहीं बोला गया, एक नया पैसा नहीं दिया। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ सर, आखिरी सर मेरे एक बांध है बहुत बड़ा, जिसके दो जिलों में सिंचाई होती है। विषय लेंगे आप तो पहले भी रह चुके हैं यहाँ। नहीं सर, पहली बार आए। एक प्रस्ताव एक अगर मतलब शून्य प्रहर का है तो एक विषय होता है सर। इस विषय एक मिनट दे दीजिए सर। एक बांध है सर, पांचना बांध, जिसकी सिंचाई 2 जिलों में होती है, सवाई माधोपुर में और इसमें करौली में। सर वो जब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी 2007 से बंद है। पानी हर साल बांध भरता है। इधर बोलिए। तो मैं सरकार आपसे अनुरोध करता हूँ बांध को खुलवाए ताकि हमारे किसानों को लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत। मनोज कुमार जी, अब आप लोगों को समय भी दे रहा हूँ तो कम से कम बस 1-1 मिनट की बात हुई थी, 2 मिनट। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार जी, श्री योगेंद्र चंदौलिया जी, श्री के वीर स्वामी जी, माननीय योगेंद्र चंदौलिया जी। हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस सदन के ध्यान दिलाना चाहता हूं, आज दिल्ली के अखबारों के अंदर दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वह उसकी लापरवाही के कारण दिल्ली रोहिणी सेक्टर 1 में आशा किरण मंदबुद्धि विकास गृह संचालित करती है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसमें बड़ी संख्या में मंदबुद्धि के बालक बालिका रहते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 13 बच्चों की दुग्ध मृत्यु पर अपनी गहरी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, जबकि जुलाई में कुल मरने वालों की संख्या 22 है। मैंने आज आशा किरण मंदबुद्धि विकास गृह का दौरा किया, वहां की दयनीय स्थिति को सदन में रखना चाहता हूं। आशा किरण बाल गृह में 1100 से अधिक मंदबुद्धि के बच्चे हैं,
जबकि वहां पर स्थान 450 से 500 बच्चों को ठहराने से ज्यादा का नहीं है। और वहां पर स्टाफ की बात भी करें, पर्याप्त वहां पर स्टाफ नहीं है, जबकि 1100 से अधिक बच्चे 32 डोरमेट्री में रहते हैं। एक डोरमेट्री में 30 से 35 बच्चे हैं। डिमांड भयंकर गर्मी की मांग क्या सफोकेशन में रहना, जहां पर्याप्त वेंटिलेशन भी नहीं है, बच्चों को ऐसे वातावरण में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट में अपनी बात नहीं, 2 मिनट तो मेरी मांग ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए डीएम से, और जो दिल्ली सरकार की लापरवाही से लगातार जुलाई के महीने में, चाहे दिल्ली में पानी भरने से हो, करंट लगने से हो, और ये इन बच्चों की मृत्यु की जो जांच होनी चाहिए, और ये दिल्ली की सरकार फेल हो चुकी है। जेल के द्वारा दिल्ली की सरकार नहीं चलाई जा सकती। के वीरा स्वामी जी। सर, थैंक यू सर। Sir, thank you very much, sir. Your mic is already on. Sir, thank you. Sir, thank you very much, sir. Sir, I would like to bring to your notice an irregularity which has been perpetrated by the RRB officials, sir. So the RRB officials have introduced a clause whereby the reservation policy is being affected, sir. Sir, the scheduled caste, scheduled tribes and OBCs, their reservation has been denied because of this particular clause, where they will not be eligible to participate in the open category or the unreserved category, sir. So similar incident happened in 2021 when it was brought to the railway minister's notice. He had taken action and it was rectified. And prior to the election, this was rectified and stood rectified. But after the elections, now again the similar clause has been added where kindly just put your demand. Sir, I would like the minister to inquire into this. The clause which they have introduced says that candidates who are shortlisted for second stage computer-based test availing the reservation benefits of a community, PWBD and XSM, shall continue to be considered only against that community for all subsequent stages of recruitment process. Thank you. Sir, I request that the minister will inquire into this, rectify the damage caused by removing the offending clause from the notification immediately, fix responsibility on those officials who have tried to subvert the constitution, and identified errant officials must no longer hold any positions of authority in recruitment in future, sir. Thank you very much. Sri Biriato Fernandes, sir. Sri Biriato Fernandes. Sir, I come from South Goa, but I want to speak for the whole of Goa. You can. Today, whatever Goa is, sir, no problem, is the hard work put in by a lot of people. Among them, there is a community, the ST community, which has got Gowda, Kunmi, Vedip, Dangar, which is still to be recognized. Today, 10% of them from the population, they are crying for their rights. They want to be recognized. And they reached out to the central government. And in March 2024, the Honorable Prime Minister promised the community, and in a cabinet meeting in March 2024, they decided that readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024, which has been approved in a cabinet meeting. My humble request that the bill should be introduced at the earliest and give justice to the scheduled tribe community of Goa. Thank you, sir. Sri Prasant Padole ji, Sri Prasant Padole. Sri Sanjay Dina Patil. सर, मैं बम्बई नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा बम्बई का कचरा है। वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में धारावी नहीं, धारावी नहीं, धारावी को तो ला रहे मेरे इधर और बढ़ा रहे, पर जो बम्बई में कचरा जनरेट होता है वो पूरे मेरे यहाँ आता है, और उसकी वजह से रोगराई बहुत बढ़ती है। और मेरे इधर जो हॉस्पिटल की सर्विसेज है वो एकदम बेकार है, और जो एक जनरल हॉस्पिटल है वो गए 12 साल से बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। ESIC हॉस्पिटल है, वो इसकी डायप्लेटेड कंडीशन है, कोई अच्छा आदमी जाए तो बीमार हो जाए। जो हमारा जनरल हॉस्पिटल है दूसरा राजावाड़ी, उसकी भी कंडीशन बहुत खराब है। भांडुप में एक हॉस्पिटल है,
जिसको अभी शुरू किया है वो कब बनेगा पता नहीं, विक्रोली का हॉस्पिटल है उसका पता नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा कचरा जो मेडिकल वेस्ट भी जहाँ आता है और सबसे ज़्यादा बीमारी है, और अरे बोलने दीजिए, आप सुन भी लीजिए, सुनने का भी जरा ये रखिए। आप उधर मत देखिए। तो जब मैंने आपको अनुमति जो दी तो गोवंडी शिवाजी नगर गोवंडी जो जगह है, तालुका है, वहाँ सबसे ज्यादा रोगराई है, वहाँ के सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस और सबसे है। इतना कंडीशन खराब है, जो गवर्नमेंट का सर्वे है उसमें ऐसा दिखाया गया है क्या यहाँ के जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी आयु 10 से 15 साल जनरल बाकी लोगों से कम हो गई है, और वहाँ बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए पर वो हॉस्पिटल न होते हुए एक ओपीडी है। हॉस्पिटल की सर्विसेज बहुत बेकार है। मेरी आपसे विनंती है कि आपके माध्यम से हॉस्पिटल सर्विस मेरे इधर आए, और जो कचरे की वजह से दुर्गंधी और जो पैसा फैल रही है वो जल्द से जल्द बंद कर दे। मैं बहुत लोगों की कंडीशन खराब है और बहुत जरूरी है कि हॉस्पिटल सर्विसेज अच्छी हो। धन्यवाद। श्री जितेंद्र दोहरे जी, अभी पहली बार बोल रहे हैं। मैं जितेंद्र कुमार दोहरे इटावा लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, और मैं उस जिले से आता हूं माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का जिला है। वहां पर 10 सांसद हैं, 2 राज्यसभा के सांसद हैं जो कि आपके हैं, और 8 लोकसभा सांसद हमारे समाजवादी पार्टी के हैं। मैं मांग करता हूं वहां पर इटावा स्टेशन पर दुरंतो एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस वे का ठहराव किया जाए। और जब से कोरोना काल हुआ है तब से अचल्ला स्टेशन पर और भरतना स्टेशन पर कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनका अभी तक ठहराव नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं अजमेर एक्सप्रेस वे इटावा पर, जहां पर हमारे मुस्लिम समाज के लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। मैं मांग करता हूं मनरेगा द्वारा जो आपके द्वारा चलाई जा रही योजना, उसमें बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है। आप समाप्त करें। जिला अधिकारी के द्वारा जेसीबी के द्वारा काम कराया जा रहा है और रोजगारों को काम नहीं दिया जा रहा है। मैं मांग करता हूं आपकी जल कल के जो योजना का जो काम किया गया है। धन्यवाद। आप बोलिए, इधर बोलिए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें हमारे क्षेत्र समस्तीपुर के इतने गंभीर और आवश्यक मुद्दे पे बोलने का अवसर दिया। बजट के बाद सर पहली बार बोल रहे हैं, इसलिए बिहार की बेटी होने के नाते हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है जो विकासशील बिहार को विकसित बिहार की ओर लेके जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को और बल देगा। सर, मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र समस्तीपुर से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ये आपकी भूमिका थी अभी तक। आकृष्ट करना चाहूँगी सर, इस बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया कि 25,000 ग्रामीण इलाकों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा। सर, मेरे क्षेत्र में एक इलाका है कुशेश्वर स्थान पूर्वी जो अक्सर बाढ़ ग्रसित रहता है, और बाढ़ का प्रभाव ऐसा है कि वहाँ पे सीधा सीधा असर युवाओं के रोजगार पे पड़ता है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य पे पड़ता है। सर, इसीलिए सदन में हम मांग रखते हैं कि कुशेश्वर स्थान पूर्वी में स्टेट हाईवे 56 बनकर तैयार है, उसके अगल बगल के जो दर्जनों गांव हैं उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाए। धन्यवाद। श्री हरि भाई पटेल जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे 0 आवर्स में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने एक अनूठी पहल की बात करना चाहूँगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मभूमि महसाणा जिले से शुरू हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य रूप से मानव शरीर में 2 प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। डायबिटीज़ 2 का सारवार इजी से होता है। पीएम जन औषधि केंद्रों में इसकी बहुत सस्ती दाम में दवाइयाँ मिलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बात करनी है डायबिटीज़ टाइप 1 की, जो ज़्यादातर 1 साल से बड़े छोटे बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चों को दिन में 2-3 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। गरीब बच्चों के
माता पिता को इसकी जानकारी भी नहीं मिल होती है, इसीलिए आयुष कम हो जाता है। मेहसाणा जिला में और उसका इलाज मुफ्त किया गया है। इसी के बारे में गुजरात सरकार ने बजट में जोगवाई की है। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ऐसी योजना समग्र देश में लागू होनी चाहिए कि देश के लाखों बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित है, उनके जीवन में एक नई सुबह खिलेगी। आपकी बात। आभार। श्री आदित्य यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 0-8 में मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र बदायूं की समस्याओं के बारे में अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के बदायूं लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा गुन्नौर, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, मेरी आपसे मांग होगी कि शिक्षा के क्षेत्र को देखते हुए वहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय के निर्माण का आवंटन किया जाए। साथ ही वहाँ पे जो धनारी क्षेत्र है वहाँ पे कई सारी जगह सरकार की पड़ी हुई है जिस पे निश्चित ही एक कॉलेज बन सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राहुल कासवा। धन्यवाद धन्यवाद सर, माइक स्टार्ट मेरा हो गया। सर, मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में 2 मिनट बोलना चाहूँगा। सर, अभी इस बजट में 2024-25 के अंदर 25,000 हैबिटेशंस को और नया जोड़ने का प्रावधान रखा गया है, जिसके लिए बजट 19,000 करोड़ रुपये का दिया गया है। सर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जो मुख्य लाइन यही है कि हम एक गांव को डामर की सड़क से जोड़ेंगे। सर, राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, अर्जुन जी बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पे सर हर गांव में कच्ची सड़कों की बहुत डिमांड है। पिछली बार भी राजस्थान को 8,000 किलोमीटर सड़क दी गई थी, पर सर एग्जिस्टिंग सड़क को चौड़ी करने का ही प्रावधान है। मेरा आपके मार्फत से सरकार से अनुरोध रहेगा कि इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गाइडलाइंस को चेंज करते हुए गाँव में कच्ची सड़कों को भी डामर करने का काम किया जाए, ताकि राजस्थान का क्षेत्र सर बहुत बड़ा है। मेरे लोकल लोकसभा क्षेत्र में सरदार शहर में, रतनगढ़ में, सुजानगढ़ में आज भी ऐसे गांव हैं जहां से सर आज तक रोड कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गाइडलाइंस चेंज करते हुए इनको नई सड़कें, कच्ची सड़कें देने का भी प्रावधान रखा जाए। सहरावत। हूँ और मेरी लोकसभा में 1 मिनट में अपनी बात कहनी। जखीरा से लेकर नजफगढ़ तक एक रोड जाती है जिसका नाम शिवाजी मार्ग है। शिवाजी मार्ग जब तक जनकपुरी A1 तक आता है तब तक वहां पर ऑथराइज कॉलोनी है, जिनमें शिवाजी मार्ग के पैरेलल बाकी रोड्स भी हैं। लेकिन जैसे ही जनकपुरी A1 का पॉइंट नजफगढ़ तक शुरू होता है तो ये अनऑथराइज कॉलोनी का क्षेत्र है, जहां सिर्फ यही एक रोड है, इसके पैरेलल कोई रोड नहीं है। आदरणीय सभापति जी, 4 विधानसभा इस क्षेत्र में लगती हैं जहां 30 लाख की जनता रहती है। इसके पैरेलल साहिबी नदी एक अभी पैरेलल इसके नदी बहती है। अगर इस नदी के किनारे पर रास्ता डेवलप कर दिया जाए, और मैं संबंधित मंत्री और विभाग से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि सर्वेक्षण करके रोड के साथ अगर मोनो रेल का प्रोजेक्ट भी हो तो वहाँ की जनता को बहुत सुविधा होगी, उनका जीवन सरल होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बी बेथीलिंगम। श्री बी बेथीलिंगम। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். புதுவையிலே ஒரு விலைவாசி உயர்வு என்பது அதிகமாக இருக்கின்றதுன்னு சொல்லலாம். குறிப்பாக உணவுப் பொருளுடைய விலைவாசிகள் அதிகமாக இருக்கின்றது. அதுவும் மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய அரிசியினுடைய விலை தாங்க முடியாத அளவிற்கு உயர்ந்திருக்கின்றது. 40 ரூபாயிலிருந்து 65 ரூபாய் என்ற அளவிற்கு ஒரு கிலோவினுடைய அரிசியினுடைய விலை உயர்ந்திருக்கின்றது. ஆனால் நம்முடைய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழாக ஒவ்வொரு நபருக்கும் 5 கிலோ அரிசியை தருகின்றோம். ஆனால் அந்த அரிசியானது நேரடி பண பரிமாற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திட்டத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு வங்கியிலே செலுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் அந்த நேரடியாக பண பரிமாற்றத்தினுடைய விலையானது 40 ரூபாய் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு கிலோ 200 ரூபாய் என்ற அளவிலே தான் இருக்கின்றது. ஆகவே எங்களுடைய வேண்டுகோள் என்னவென்று சொன்னால், அந்த பணத்திற்கு பதிலாக, ரூபாய்க்கு பதிலாக நேரடியாக அரிசியாக தர வேண்டும், உணவுப் பொருளாக தர வேண்டும். அதுவும் ரேஷன் கடையை திறந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருளை தர வேண்டும். அதற்கு மத்திய அரசாங்கம் உடனடியாக அனுமதி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். 1 मिनट अजय भट्ट जी, 1 मिनट। बहुत ही महत्वपूर्ण
विषय पर बोलने का मौका दिया है। मेरी लोकसभा के जिले नैनीताल के काठगोदाम से और रामनगर से मात्र एक दिन हफ्ते में ट्रेन चलती है बांद्रा बम्बई को, जो बहुत ही नाकाफ़ी है मान्यवर, क्योंकि उत्तराखंड बहुत बड़ा प्रदेश है। टूरिज्म में बम्बई से लगातार आता है, यहाँ के लोग वहाँ लगातार जाते हैं। रानीखेत, कौसानी और आपका गिरजा देवी का मंदिर, नैना देवी का मंदिर समेत पिंडारी ग्लेशियर तक लोग जाते हैं। एक दिन ट्रेन चलने से बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि कम से कम अगर हफ्ता न भी चला पाएँ तो 3 दिन इस ट्रेन को लागू किया जाए। बहुत धन्यवाद। श्री ब्रिजेंद्र सिंह ओला जी, श्री ब्रिजेंद्र सिंह ओला। सभापति जी, मुझे आप 2-3 मिनट ज़्यादा देंगे। राजस्थान और यमुना के जो बेसिन की स्टेट हैं उनमें एक समझौता हुआ 12 मई 1994 को। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली यमुना के वाटर के बंटवारे के लिए, और उसी के तहत राजस्थान सरकार ने 7 फरवरी 2003 को एक डीपीआर बना के प्रस्तुत करी, जिसको केंद्र की सभी एजेंसियों ने मंजूरी भी दे दी। पर यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि 30 साल बाद आज तक भी पानी हमारे यहाँ आया नहीं है। अपनी मांग ला दें जिससे रिकॉर्ड मैं मांग ही कर रहा हूँ। अब एक दिन अचानक लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय जल मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि हम 4 महीने में यमुना का पानी। 1 मिनट, क्योंकि दोनों आप नहीं बोल पाएंगे जाएगा। आपको नहीं बोल पाएंगे। आप बताइए, आप बताइए अगर आपको कोई बात इंपॉर्टेंट है तो आप हमारे बिठा दीजिए, उनको बिठाइए, श्रीमती संगीता जी, फसल का पानी है, आप बिठाइए देवेंगे। Thank you, Mr. Chairman, sir. My parliamentary constituency, Bolangir, your mic is on, comprises of 2 districts, Subarnapur and Bolangir. Both are zero industry districts with a huge incidence of migration of labor to other states. It's a largely agrarian economy which exists there. My request is through you, sir, to the Honourable Minister for Food Processing to set up several agro-based industries in my constituency. Thank you, sir. इनकी स्पीच तक सभापति महोदय, कार्रवाई चलेगी। सर, दशकों के लोकतंत्र के हमारे अनुभव ने हमें बताया कि देश में कई ऐसे वर्ग हैं जिनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में विधानसभाओं और लोकसभाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इनका ये कारण रहता है कि इनकी जनसंख्या का फैलाव होता है और बहुत कम क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रित होते हैं, बहुत कम लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में। इसमें हरियाणा का BCA वर्ग, जो एक भूमिहीन पिछड़ा वर्ग है, जो एक हुनरमंद और मेहनतकश वर्ग के रूप में जाना जाता है, जो पारंपरिक शिल्पकार, दस्तकार, कलाकार आदि जो ये वर्ग है, जिसमें जांगड़ा समाज, प्रजापति, कुम्हार समाज, विश्वकर्मा समाज, पांचाल समाज, स्वर्णकार समाज, सैन समाज, कश्यप, पाली, जोगी, तेली, धोबी, ऐसे कंबोज समाज रहते हैं, इनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं बनता। अब ये जब परिसीमन होगी, मेरी मांग है सरकार से, परिसीमन होकर जो सीट बढ़ेंगी पूरे देश में और प्रदेशों में, तो ऐसी व्यवस्था हो कि इन वर्गों की भी कुछ सीटें या तो निर्धारित की जाएं या ये सुनिश्चित किया जाए कि इनको भी विधानसभाओं और लोकसभाओं में इनकी जनसंख्या के अनुसार, जातिगत जनसंख्या के अनुसार इनको पूरा प्रतिनिधित्व मिले। धन्यवाद। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 5 अगस्त 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।